हेलो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम नीचे देखेंगे विंडोज कि अपडेट हड़प्पा की नाम विशेषता का एक होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता हाँ जी हाँ, में ये जो रहा। सर्वप्रथम तो स्थल ये रहा खोजा गया विंडोज था अपडेट। हड़प्पा, उस हड़प्पा स्थल की आज हम विशेषताएं देखेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या क्या तथ्य खोजे गए हैं, क्या क्या तत्व हमें मिले हैं, क्या क्या खुदाई के समय, उत्खनन के समय क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनसे पहले जो वीडियो थे उन वीडियो में हमने ये चर्चा की कि इस सभ्यता के कौन कौन से जो मुख्य स्थल है उन स्थलों के बारे में चर्चा की। इनका स्थलों का उत्खनन किसने किया था और कब किया था, ये स्थल कहाँ पे स्थित है, इनके बारे में। तो जो हमारा जो पहला स्थल था हड़प्पा, ये हड़प्पा स्थल है तब खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा ये इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था जो 1921 में सर्वप्रथम खोजा गया था। किसके निर्देशन में कार्य चल रहा था? जॉन मोर्सल के निर्देशन में। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो निर्देशक थे वह जॉन मोर्सल थे। उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था और इस जॉन मोर्सल ने इन दो व्यक्तियों को, ये जो राय बहादुर दयाराम साहनी है और एक राखाल दास बनर्जी है, इन दो व्यक्तियों को इनका कार्य सौंपा था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया? सर्वप्रथम 1921 में इस हड़प्पा स्थल की क्या कर दी? खोज कर दी। तो सर्वप्रथम 1921 में इसका उत्खनन हुआ। देखो ये किस नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर। ये ध्यान रखना है मित्रों, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। अधिकांश ये कि हड़प्पा स्थल है जो किस नदी के किनारे है? कौन सी है? रावी नदी के तट पे। और वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मित्रों हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये मांटेगोमरी जिला है। मांटेगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बारे में चर्चा हमने पहले भी की थी, किंतु फिर भी इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले ये हम दोहरा लेते हैं कि जो हड़प्पा स्थल है 1921 में सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया गया था, जो वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, और जो किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है। और कहाँ पे स्थित है? मांटेगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं आती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब सर्वप्रथम खोजा गया था। और इस हड़प्पा स्थल की ओर सर्वप्रथम जो निर्देश देने वाला था या ध्यान आकर्षित करने वाला था वह चार्ल्स मेसन था। इसके बारे में हमने पहली क्लास में भी चर्चा कर ली थी। 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा इस हड़प्पा टिल्ले की ओर यह संकेत किया गया था, किंतु इस चार्ल्स मेसन की बात पे सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी इसने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे जो हड़प्पा हमारा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इसके जो सभ्यताएं ही, इनका नगर नियोजन था, यहाँ पे अन्नागार थे, इनकी बहुत बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। ये आजकल के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं यहाँ से, तो हमें ये विशेषकर ध्यान रखना है मित्रों कि ये स्थल जो था इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता आती है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है ये दूसरा बड़ा नगर है, दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो ये भी सवाल उठते रहते हैं हमारे मन में कि जो दूसरा बड़ा सबसे स्थल है वो हड़प्पा था, पहला कौन सा है? तो पहला जो सबसे बड़ा स्थल था वह था मित्रों, वह कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। अब देखो जो प्रत्येक नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जितने भी नगर थे वह सारे के सारे, सभी नगर, अधिकांश नगर कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में। यह भी ध्यान रखना प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित थे। अब दो भाग कौन कौन से थे? एक तो होता है
एक तो उसका पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला था। ये हमें ध्यान रखना है। एक पूर्वी टीला भाग था, जैसे मान लो ये नगर बना हुआ है आपके सामने, देखो ये दिखा दे मानचित्र के रूप में दिखाए तो ये देखिए जैसे ये नगर दिखा रखा है, ये इसकी शानदार सबसे बड़ी विशेषता है। जितने भी जो नगर है वह दो भागों में विभाजित थे। एक पूर्वी टीला होता था और एक पश्चिमी टीला होता था। इसकी जो पूर्वी टीले थे, एक तो ये ध्यान रखना ना, एक तो जो पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। अब देखो इसके आगे देखते हैं। जो पूर्वी टीला होता था, पूर्वी टीले की क्या विशेषताएं थी। जो पूर्वी टीला होता था उसमें जो आम जनताएं थी वह निवास करती थी। मतलब जो इस सभ्यता में अधिकांश जो नगर थे वह नगर दो भागों में विभाजित होते थे, पूर्वी और पश्चिमी टीला। और जो पूर्वी भाग था उसमें जो आम जनता है वो निवास करती थी, आम जनता निवास करती थी। इसका मतलब है ये नगर दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं थे। जो आम जनता निवास करती थी वह सारे के सारे नगर क्या है, दुर्गीकृत नहीं थे। किंतु अपवाद भी ऐसा है कि एक नगर ऐसा भी है जो समुद्र वह दोनों नगर क्या है इसमें दुर्गीकृत है। और कालीबंगा भी ऐसा एक नगर है, इसमें भी क्या है कि दोनों नगर है जो पूर्वी और पश्चिमी टीला है, दोनों के दोनों क्या है दुर्गीकृत। अब दुर्गीकृत क्यों होते थे। अब जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला, देखो पश्चिमी टीले की ये विशेषता है कि जो नगर होता था वह बसा हुआ था इसी तरह से पूर्व में, वो दुर्गीकृत होता था, दुर्ग बना हुआ था ऊपर। दुर्ग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था, किसके लिए, सुरक्षा के लिए। जो राजाशाही शासक होता था ये शासक वर्ग का था, शासक वर्ग निवास करते थे इसमें, ये हमें ध्यान रखना है। जो पश्चिमी टीला होता था उस पश्चिमी टीले में शासक वर्ग निवास करते थे, और जो पूर्वी टीला होता था आम जनता ही निवास करती थी। और अधिकांश जो नगर थे जो पूर्वी भाग था अधिकांश नगरों का वह दुर्गीकृत नहीं थे। जबकि कालीबंगा एक ऐसा है, कालीबंगा नगर एक ऐसा है जिसमें जितने भी दोनों नगर है वह चाहे पूर्वी टीला हो चाहे पश्चिमी टीला हो, दोनों के दोनों दुर्गीकृत है। जबकि जो पश्चिमी भाग होता था, पश्चिमी भाग एक शासक वर्ग का होता था। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि अधिकांश सवाल जो यहाँ से बहुत बार सवाल उठते हैं कि जो पश्चिमी भाग है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो पश्चिमी टीला होता था उसमें कौन निवास करते थे, तो शासक वर्ग निवास करते थे। ये हमें मित्रों विशेषकर ध्यान रखना है। और इसकी देखो एक बड़ी सबसे विशेषता है कि अन्नागार, क्या है, अन्नागार। देखो आपके सामने अन्नागार की फोटो दिखाते हैं। ध्यान से देखना मित्रों, ये इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के क्या होते थे, अन्नागार होते थे। क्या होते थे, अन्नागार। जैसे ये पंक्तियां बनी है इसमें, जैसे देखो एक ये पंक्ति बनी हुई है और इसमें एक ये पंक्ति बनी हुई है, ये अन्नागार। और ये अन्नागार है जो मेसोपोटामिया, इसकी जो समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता में ऐसे नगर मिले हैं, इस प्रकार के नगर कि इस जो अन्नागार थे इस प्रकार के ही अन्नागार कहाँ से मिले हैं, तो इसकी तुलना मेसोपोटामिया जो हमारे सभ्यता है ईरान की, यहाँ से इस नगर के अवशेष यहाँ से मिले, मतलब सेम टू सेम मिलते जुलते ऐसे साक्ष्य वहां से भी प्राप्त हुए है। और जो ये अन्नागार थे, अन्नागार की जो लंबाई चौड़ाई होती थी वो कितनी थी, 55 × 43 मीटर, मतलब 55 मीटर लंबा होता था अन्नागार, और 43 मीटर है जो क्या होता था,
चौड़ा होता था। ये कितना बड़ा अन्नागार था, अन्न के भंडार, अन्न को ग्रहण करने मतलब अचानक कोई अकाल पड़ गया, उनको अन्न को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार बनाए गए थे। और प्रत्येक पंक्ति में कितने होते थे, 6 होते थे। जैसे मान लो एक ये दिखा रखा है इसमें, एक ये दिखा रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसी प्रकार से 6 पंक्ति के कितने बने हुए थे, 2 बने हुए थे। इसका मतलब 12 अन्नागार थे। कितने, 12 संख्या। ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमें विशेषकर ध्यान रखने हैं मित्रों, कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो अन्नागार है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ना। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत है। हाँ, बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो यहाँ पे आ जाएंगे मोहनजोदड़ो के स्नानागार या अन्नागार या मोहनजोदड़ो के अन्नागार। किंतु मोहनजोदड़ो के जो अन्नागार है वहां पे भी मिले हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं, किंतु जो ये अन्नागार है हड़प्पा के, इसे कम वो कह रहे हैं, इनकी इमारतें बहुत कम है, जबकि सबसे बड़ी ये विशेषता है अन्नागार की। आगे अब आगे चलते हैं कि और छोटे छोटे क्या अवशेष मिले हैं। यहाँ से हम बात करेंगे कि जो ये अन्नागार होते थे वह अन्नागार किस प्रकार होते थे। एक चबूतरा बना हुआ होता था पहले, इस चबूतरे के ऊपर ये 2 पंक्तियों में अन्नागार बने हुए होते थे। इसी प्रकार से इस अन्नागार में कितने होते थे, 6 होते थे। प्रत्येक पंक्ति में 6 होते थे। पहले एक चबूतरा बना होता था नीचे, इस चबूतरे पे क्या बनाया गया था, अन्नागार बनाए गए थे। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। इसमें देखो एक बड़ी विशेषता आगे हो रहती है हड़प्पा सभ्यता में, ये हमें विशेषकर ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो अन्नागार थे वह अन्नागार तो क्या थे कि 2 पंक्तियों में विभाजित थे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ से जो दक्षिणी दिशा है, इसकी दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग से R37, मित्रों इसको रट लो। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में छप चुका है और आने वाले एग्जामों में 100% छपेगा कि जो R37 है ये कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं और या किस स्थल की विशेषता है, तो वह विशेषता किसकी है, R37 है। यहाँ से हड़प्पा की विशेषता है। ये हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पा की सबसे बड़ी एक विशेषता यही है कि R37 कब्रिस्तान। इसके बाद में इसकी एक विशेषता है कि शंख से बने बेल मिले। ये शंख आजकल जो नदियों के किनारे मिलते हैं शंख, इस शंख से बने बेल मतलब ऐसी आकृतियां मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह हो गए, शंख से बने बेल हो गए, वर्षभ हो गए, बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल हड़प्पा की बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें आगे देखेंगे कि एक पीतल का इक्का मिला है, पीतल का इक्का गाड़ी। जैसे मान लो कि पुराने समय में जो ऊंट की सवारी करते थे या जो बैल होते थे, बैल की सवारी करते थे, तो बैल को जोतने के लिए क्या रखे जाते थे, ईंटें रखे जाते थे। और इसके अवशेष है जो हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा स्थल से मिले हैं। ये जानकारी मिलते हैं कि यहाँ पे क्या मिला, एक पीतल का इक्का, पीतल की जो धातु है उस पीतल से बना हुआ एक इक्का मिलता है। इसे हमें यह पता चलता है कि जो वर्षभ होते थे, जो उस वर्षभ के पीछे क्या होते जाते थे, इक्के, और इक्के से अपनी क्या करते थे, सवारी करते थे और साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तो इसकी अगली विशेषता भी ये लिख लो कि मित्रों यहाँ से गेहूं और जौ के दाने मिले। कहाँ से, जौ और वह गेहूं के दाने मिले। इसका मतलब है ये लोग जौ और गेहूं से भी परिचित थे। ये समझ लेना जो विशेषताएं थी, इस विशेषताओं से ये हमें मतलब निकालना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ये व्यक्ति थे जो सभ्यता के, इस सभ्यता के जो लोग थे, निवासी थे, ये किन किन वस्तुओं से परिचित थे या नहीं थे। ऐसे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो हमें मित्रों ये बहुत बार ध्यान रखना है कि एक तो कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला है,
हड़प्पा से मिला है शंख से बने महल, मतलब ये बेल से भी परिचित थे और शंख से भी परिचित थे और पित्तल की धातु होती थी उससे भी परिचित है, क्योंकि सबसे जो प्राचीन धातु होती थी वह तांबा थी, मानव के द्वारा सबसे प्रथम खोजी गई धातु थी। और पित्तल का एका मिला है और जौ और गेहूं के दाने, इसका मतलब है ये वहां पे उस सभ्यता में क्या है, जौ से भी परिचित थे और गेहूं से भी परिचित थे। ये एक सबसे बड़ी विशेषता। अगली विशेषता लिखो इसकी कि सिंधु घाटी सभ्यता से यह चीज मिली है कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। अब देखो इसे हमें क्या संकेत मिलता है, ये एक धार्मिक रूप से भी देखे तो एक अच्छा है, एक स्त्री बनाई हुई है इसी तरह से, देखो, और इसके गर्भ से क्या एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इसी तरह से, मतलब स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हो, तो ये संकेत किसकी ओर करता है कि पृथ्वी देवी का, किसकी, पृथ्वी देवी का, पृथ्वी देवी, मतलब देवताओं की पूजा की जाती थी, देवियों की पूजा की जाती थी। तो इसका मतलब, इसका संकेत यह निकाल सकते हम, यह निकाला है कुछ वेताओं ने, कुछ इतिहासकारों ने, कि यहाँ के लोग हैं जो किसको अधिकांश पूजते थे, पृथ्वी को भी पूजते थे, पृथ्वी को भी अपना देवता मानते थे और देवी मानते थे, जिनके कारण एक स्त्री से एक, मतलब जो मुद्राएं होती थी उन मुद्राओं पे एक प्रतिमा मिली है, उस प्रतिमा पे एक स्त्री की प्रतिमा है, इस स्त्री के गर्भ से क्या है, एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पौधा इसकी वो संकेत करता है कि पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस सभ्यता से पृथ्वी देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। मित्रों ये हमें विशेष कर ध्यान रखना है। अगली इसके लिखो कि धातु गलाने का मूसा मिला है, क्या मिला है, धातु गलाने, धातु गलाने का मूसा। अब देखो वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वास्तव में ये धातु से परिचित थे, पित्तल का एका मिला है, अब कुछ वर्षक भी मिले हैं तांबे के, और यहाँ से तांबे के बहुत सारी छोटी मोटी वस्तुएं भी मिली है। तो इसका मतलब है ये धातु गलाने की विधि भी जानते थे, क्योंकि पित्तल का इक्का मिला है, जिसने इक्का बनाया है इसका मतलब है कोई धातु होती थी, धातु को गलाने के बाद में कोई वस्तु का निर्माण किया जाता था, एक ढांचे में उसको ढाला जाता था। इसी प्रकार ये धातु गलाने का मूसा कहाँ से मिला है, ये हमें ध्यान रखना है, ये भी हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा। हम अभी बात कर रहे हैं कि जो हड़प्पा स्थल है उस हड़प्पा स्थल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हड़प्पा विशेषताओं की प्रमुख क्या क्या विशेषता है हड़प्पा स्थल की। तो यहां से देखो, अब देखो ये कोई विशेषता और है। अब अगली विशेषता इस हड़प्पा स्थल की है कि एक बर्तन मिला है, मिट्टी का बर्तन है, इस बर्तन पे एक मछुआरे का चित्र है, एक बर्तन पर है मछुआरे का चित्र मिला है। अब ये क्या संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है कि ये मछुआरे का चित्र मिला है, इसका मतलब ये मांसाहारी भी थे, क्या थे, वे मांसाहारी मछली पकड़ते थे, ये भी संकेत मिलता है। तो हमें ये भी पूछा जा सकता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या मछली पालन करते थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। तो हम इसे ये संकेत, ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये आगे लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वह मांस भी खाते थे, है ना। किसी संकेत मिला, एक बर्तन मिला है, उन बर्तन के ऊपर एक मछुआरे का चित्र मिला है, वो मछुआरा क्या मछली पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है, ये संकेत हमें ये मिल रहा है। तो हमें ये विशेष कर ये ध्यान रखना है कि जो बर्तन पर मछुआरे का चित्र किस सभ्यता से मिला है, इस सभ्यता के स्थल से हड़प्पा से मिला है। तो अगला लिखो, एक स्वास्तिक चिन्ह मिले है, स्वास्तिक है चिन्ह। अब यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली है, उन वस्तुओं के साथ साथ में ऐसे प्रतीक मिले हैं जो हम आज कर सकते हैं कि आज के टाइम में वह स्वास्तिक चिन्ह है। जैसे हमारे ये स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है,
इसी तरह से कोई स्वास्तिक चिन्ह बना दिया और इसी तरह से कोई स्वास्तिक चिन्ह बना दिया, उसका बहुत स्वास्तिक चिन्ह अलग जैसे स्वास्तिक चिन्ह बना दिया। ऐसे स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए है। और हड़प्पा सभ्यता से कौन से स्थल से मिले हैं? कि हड़प्पा से ही मिले हैं। हड़प्पा स्थल से ही मिले हैं स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य। तो ये स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य, ये भी हमें मित्रों कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं। तो मित्रों ये हमें विशेष कर ध्यान रखना है, हड़प्पा स्थल से मिले हैं जो इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था। अब इसकी अगली विशेषता लिखो कि यहाँ से तांबे का एक वर्षक मिला है। क्या मिला है? तांबे का वर्षक। अब देखो पीछे भी ये चीजें आई थी, एक पीतल का इक्का मिला है। पीतल का इक्का के साथ साथ शंख का एक क्या मिला है? बेल मिला है। और शंख के बेल के साथ साथ तांबे का एक वर्षक मिला है। और वर्षक भी बेल होता है मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। और बेल और वर्षक में दोनों ही ये कौन सी, ये हमें आगे ध्यान रखना है कि किस धातु से परिचित नहीं थे, कौन सी वस्तु से परिचित नहीं थे, इनकी विशेषताओं पे हमें बहुत फोकस रखना है। ये अलग अलग विशेषता पढ़ेंगे अलग अलग स्थलों की। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि तांबे का वर्षक कहाँ से मिला है। अलग से पूछा जा सकता है कहाँ से मिला है भाई? हड़प्पा से मिला है। और तांबे का पीतल का इक्का कहाँ से मिला है? वह भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। शंख के बने बेल कहाँ से मिले हैं? वह भी हड़प्पा से मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो धातुएं थी उस धातु को गलाने के लिए भट्टियां भी होती थी अधिक। तो ये भी हम संकेत लगाते हैं कि धातु गलाने वाली भट्टियां भी रखते थे। अब हड़प्पा से क्या मिला है? धातु गलाने वाली भट्टियां। कैसे पता चला कि धातु गलाने वाली भट्टियां मिली? जैसे जो तांबे की वस्तुएं थी, जो धातुओं की वस्तुएं थी, वह धातु गला के ही तो बनाई जाती थी। जो कौन सी वस्तु है उसको ढालना, एक संचय में ढालना, तो सबसे पहले उस धातु को गलाया जाता था और गलाने के बाद में उस वस्तु को या उस धातु को उस सांचे में ढाला जाता था, उसे आवश्यकता होती थी। ये अधिकांश चित्र इस तरह से मिले। जो अधिकांश चिन्ह है वो सबसे ज्यादा यहाँ से हड़प्पा से ही बहुत सारे चीज मिले और मोहनजोदड़ो से भी मिले। इसके प्रमाण हमें कैसे मिलते हैं? कि जो इसकी जो मुद्राएं होती है उस मुद्राओं पे अधिकांश चिन्ह मिलते हैं। और अब देखो इसकी आगे विशेषता, क्यों धातु गलाने वाली भट्टियां भी होती थी। अगली विशेषता लिखो, शिव के नटराज के रूप में एक प्रतिमा मिली है। शिव के नटराज के रूप की प्रतिमा। अब देखो किस प्रकार होता था, इसका चित्र हम दिखा देता हूं मित्रों। अब देखो इसी तरह से ये संकेत मिला है, ये नटराज का रूप है। ऐसी मुद्राएं मिली है, ऐसी प्रतिमा मिली है यहाँ पे। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से, कि शिव का रूप, एक शिव का रूप आता है। कहां पे? मोहनजोदड़ो से आता है कि आद्य शिव मिला है, आद्य शिव की प्रतिमा मिली है जो चारों ओर अपने पशुओं से घिरा है। वो आगे हम पढ़ेंगे, जब मोहनजोदड़ो की विशेषताएं पढ़ेंगे उस विशेषता में हम वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। किंतु अब हम देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, शिव नटराज का रूप कहाँ से मिला है? तो शिव की प्रतिमा का एक नटराज रूप कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ये विशेष कर ध्यान रखना, जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी जो नगरीय सभ्यता है, क्या हमारे जो नगर बसाए जा रहे हैं वास्तव में वैसे के वैसे ही नगर, इससे बेहतरीन तरीके से इसका नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार नगर नियोजन से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि शिव के नटराजन का रूप कहाँ से मिला है? कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिला है। तो मित्रों ये चीजें हमें विशेष कर ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ एक हड़प्पा सभ्यता से एक क्या मिला है? तो हड़प्पा से पुरुष की पाषाण प्रतिमा मिली है, पाषाण प्रतिमा।
तो मित्रों ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, एक बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया, और जो यूजीसी नेट करते हैं इसको तो विशेष कर ध्यान रखना है कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पुरुष की पाषाण प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो वह कौन सा स्थल है, हड़प्पा स्थल है। तो मित्रों आज हमने हड़प्पा स्थल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लिया है कि कौन कौन सी विशेषता है एक हड़प्पा स्थल की। तो वापिस हम देख लेते हैं एक बार इस हड़प्पा स्थल के बारे में। देखिए देखिए क्या पढ़ा था आज, वापिस इसको रिवीजन कर लेते हैं। 1921 में राय बहादुर साहनी के द्वारा ये सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया था, उसका नाम था हड़प्पा, और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पे है, और मांटेगोमरी जिला पाकिस्तान में ये वर्तमान में है। तो सर्वप्रथम ये देख सारे के सारे नगर दो भागों में है। सर्वप्रथम इस हड़प्पा स्थल या हड़प्पा स्थल की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति चार्ल्स मेसन था, और दूसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है ये। प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी टीला होता था और पश्चिमी टीला होता था। ये भी ध्यान, पूर्वी टीला होता था, पश्चिमी, जो पूर्वी टीला होता था इस नगर का, बस वहां पे आम जनता ही निवास करती थी। जो पश्चिमी टीला होता था जो वहां पे शासक वर्ग रहते थे। अब देखो पूर्वी टीला था जो आम जनता ही निवास करती थी। ये अधिकांश जो पूर्वी टीले थे वह क्या थे, दुर्गीकृत नहीं थे। जबकि एक अपवाद भी है, कालीबंगा ऐसा है जो दोनों नगर है वह क्या है, दुर्गीकृत है। और पश्चिमी टीला है शासक वर्ग का होता था और दुर्गीकृत भी था। और दुर्गीकृत का मतलब है इसके चारों ओर दीवार बनी हुई रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, ये भी ध्यान रख लेना। इसे रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। आजकल भी जो दुर्ग है प्राचीन, वो सारे के सारे रक्षा प्राचीर से, इसका मतलब है वह अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो दुर्ग होते थे राजा के, और राजाशाही शासक होते थे, अपने दुर्गों को क्या, दुर्ग से उसे किया जाता था। अब देखो ये है इसकी सबसे बड़ी विशेषता, एक ये थी अन्नागार, है ना। ये अन्नागार की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है इस सभ्यता की, या इस सभ्यता की, पूरी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, हड़प्पा के अन्नागार। और इसका जो आकार है ये कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये 55 × 43 मीटर लंबा चौड़ा, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इमारत है ये इसकी। तो ये सबसे बड़ी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और ऐसे अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता से हैं ऐसे नगर, ऐसे मिले हैं ऐसे अवशेष। अब देखो दक्षिणी भाग होता था जो एक इसका दक्षिणी भाग था हड़प्पा का, इस हड़प्पा के दक्षिणी भाग से क्या मिला, R37 कब्रिस्तान। ये मित्रों इसको तो रट लो, 5 स्टार लगा दो। ये R37 वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ऐसे फैक्ट बहुत बार पूछे गए। R37 कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल की विशेषताएं सबसे बड़ी, तो वह हड़प्पा की है। यहाँ से संग के बेल मिले हैं, पीतल का इक्का मिला है, जो गेहूं के दाने भी मिले हैं, और जो अन्नागार थे वह कहाँ, एक चबूतरे पे ऊपर बने हुए थे। ये देखो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये एक किसकी ओर संकेत करता है, पृथ्वी देवी की ओर संकेत करता है। और धातु गलाने वाला मूसा होता है, धातु गलाने वाली भटियां होती है, ये कहाँ से मिली है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा से मिली है। बर्तन पर एक मछुआरे का चित्र भी मिला है मित्रों, ये भी ध्यान रख लेना है। मतलब ये मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं, और तांबे का वर्षभ भी मिला है। तांबे का वर्षभ मतलब ये तांबे की धातु, पीतल की, चांदी से, सारी धातुओं से परिचित थे। किंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। ये मित्रों हमें विशेषकर ध्यान रखना है। ये धातु गलाने वाली भट्टियां भी मिली है, और शिव के नटराजन के रूप की जो प्रतिमा मिली है तो वह हड़प्पा के किस स्थल से मिली है, हड़प्पा से ही मिली है मित्रों, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से। और पुरुष की एक पाषाण प्रतिभा मिली है, ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये हड़प्पा स्थल की प्रमुख विशेषताएं मित्रों आज हमने पढ़ी है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद, थैंक्स।